गरीब सास बहू का गाजर का हलवा। कैलाश नाथ बहुत बीमार रहा करता था, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाता था, लेकिन घर पर छोटे मोटे काम किया करता था। साथ ही उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, इसलिए कभी मटर कभी करेला कुछ न कुछ उगाता रहता था। ऐसे ही वो गाजर के बीज बो रहा था, तभी उसकी पत्नी कांता आकर कहती है, अरे अब फिर से कौन सा बीज बोल रहे हो आप? कितना कहती हूँ आराम कर लीजिए, लेकिन नहीं, घूम फिर के आंगन में आ ही जाते हैं। अरे तो क्या हो गया भाग्यवान, कमरे में बोर हो जाता हूँ, कुछ तो करने दिया करो। अच्छा ही तो है तुम्हें बाहर से सब्जी लानी नहीं पड़ेगी। लो, हो गई ना खांसी। अजी, जब आपका बेटा काम करता है तो आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो ले आता है सब्जी। कभी कभी तो सब्जी हम निकाल नहीं पाते, फिर पड़ोसियों को देनी पड़ती है। कब तक खाएं वही सब? अरे चिंता मत करो, अब की बार गाजर उगाई है, वो तो सिर्फ सर्दियों में उगती है और तुम्हें और बच्चों को पसंद भी है। हाँ, पसंद तो है, इसलिए आपको गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। फिलहाल आप दवाई खा लीजिए। अरे मीना बहू, जरा इनके लिए पानी तो ले आना। सास कांता की आवाज सुनकर मीना बहू पानी ले आती है। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू, अनिल ऑफिस गया? हाँ पापा जी। आ, 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 अरे कांता, कांता बहू, मेरे दिल में ये कहते कहते कैलाश को हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल ले जाते उसके प्राण निकल जाते हैं। ये देखकर सास बहू बेहद परेशान होती है। भागता हुआ अनिल वापस घर आता है और रोते हुए कहता है, बाबूजी, बाबूजी, ये क्या हो गया आपको? हंसता खेलता हुआ देख कर गया था, बस लेट होने के कारण मिलने नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे इस तरह मिले। बाबूजी। अरे देख ना अनिल, तेरे पापा को बोल मुझसे बात करें। अच्छा खासा बात कर रहे थे मुझसे। देख, गाजर का पौधा भी लगाया है। क्यों चले गए मुझे छोड़ के? माँ जी, संभालिए खुद को, पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे रोगे तो। अनिल, माँ जी को आप ही संभालिए, मुझसे माँ जी को ऐसे नहीं देखा जा रहा। अरे कांता, जब तू ही ऐसे रोएगी तो तेरे बच्चों को कौन संभालेगा? तू ही इस घर की मुखिया है, तुझे अपने बच्चों को देखना है। मत रो इतना, वरना कैलाश जी को शांति नहीं मिलेगी। मीना अपनी सास को संभालती है। कुछ देर बाद कैलाश का अंतिम संस्कार हो जाता है। 1 महीना गुजर जाता है। कांता पति की याद में उसके बोए हुए पौधे की रखवाली करती है, जिसमें बहुत सारी गाजर निकलती है। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे अनिल का काम ठप हो चुका था और जैसे ही वो घर वापस आता है तो उसकी लटकी हुई शक्ल देखकर मीना पूछती है, अजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज क्या हो गया ऑफिस में? अरे कैसे बताऊं, तुम्हें तो पता था कि मेरा काम मंदा चल रहा है। ऑफिस ने जिस बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा डूब गया। कंपनी कंगाल हो गई, जिस वजह से सर ने कंपनी बंद कर दी। सारे एम्प्लॉइज बेरोजगार हो गए। अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है नौकरी का। हे भगवान, इसका मतलब आप पर कोई नौकरी नहीं है? घर का खर्चा कैसे चलेगा? यही सोच सोच कर तो मैं पागल होता जा रहा हूँ। ऊपर से माँ की दवाइयाँ, घर का राशन। तभी बहुत सारी टोकरी में गाजर निकालकर खुशी से कांता लाकर अपनी बहू को दिखाती है। अरे बहू, जरा देख तो, तेरे ससुर जी ये बीज बो कर गए थे गाजर के। देख कितनी बड़ी बड़ी और लाल लाल आई है। इतनी सारी है, सोचा था कि हम सब मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे। अरे अनिल बेटा, तू कब आया? और तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। बहू, मुझसे छुपाने की कोशिश तो मत करना, बता क्या बात है? वो माँ जी, कंपनी बंद हो गई है और अब ये बेरोजगार हो गए हैं और जल्दी से नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? तेरे पापा को गए हुए 1 महीना नहीं हुआ और अब नौकरी भी छीन ली हमसे। सारे पहाड़ हम पर ही टूटने हैं क्या? माँ, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा इंतजाम। 1 हफ्ता बीत जाता है। पैसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब सारे पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। इस भीतर उन्होंने गाजर की सब्जी, गाजर का पराठा और हलवा बनाकर ही खाया। अनिल नौकरी ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी परेशान होकर बहू कहती है,
माँ जी, अब तो हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया, गरीब हो चुके हैं, घर में गाजर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लगता है हमें दूसरा काम खोलना पड़ेगा, पर क्या? सिर्फ गाजर हैं? बहू, मेरे पास एक तरकीब है। तुझे तो पता है सर्दियों में गाजर का हलवा भी बाजार में बनाकर लोग बेचते हैं। क्यों ना हम भी गाजर का हलवा बनाकर बेचें? इससे हमारा खर्चा चल जाएगा, गाजर भी यूज हो जाएंगे, तब तक शायद अनिल को नौकरी भी मिल जाएगी। अरे हाँ माँ जी, ये बात मैंने क्यों नहीं सोची। चलिए आज शाम से ही गाजर का हलवा बाजार में बेचेंगे। बस 2-3 हजार के मेवा और खोया और घी और दूध लेकर आना है। हाँ बहू। ये बात वो अनिल को बता देती है और बचे कुचे पैसों से सामान ले आता है और ठेले का इंतजाम भी कर लेता है। फिर दोनों सास बहू घंटे भर गाजर छीलने के बाद ढेर सारा गाजर का हलवा बना देती हैं और उसे सजाकर ठेले पर रख देती हैं और बेचते हुए कहती हैं, आइए आइए, गर्मा गर्म किशमिश काजू बादाम से बना हुआ देसी घी में तैयार किया गाजर का हलवा खाइए। आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए में गाजर का हलवा खाइए। 100 ग्राम गाजर का हलवा सिर्फ 20 रुपए में। आइए आइए। माँ मुझे गाजर का हलवा खाना है, गरम गरम दे दो ना। अरे वाह, मेरा भी मन कर रहा है अब तो। अभी खाने को लाती हूँ बेटा। सुनिए बहन जी, जरा 2 जगह 100 ग्राम वाले गाजर का हलवा दे दीजिए। ये लीजिए। तभी साक्षी उस गाजर के हलवे को बड़े चाव से खाती है, जिसे देखकर लोग भी आ जाते हैं। अरे वाह, इतने कम पैसों में बढ़िया गाजर का हलवा, मजा ही आ गया। 2 जगह और पैक कर दीजिए, मैं अपने पति और सास को भी खिलाऊंगी। माँ और चाहिए? हाँ हाँ बेटा, एक्स्ट्रा गाजर का हलवा मैंने ले लिया है, ये लीजिए आपके पैसे। अरे सुनिए, जरा मुझे भी आधा किलो गाजर का हलवा दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। अरे वाह, गाजर के हलवे का सीजन आ गया। दीदी जरा मुझे भी 30 रुपए का गाजर का हलवा देना। ये लो, खाओ गर्मा गर्म। अरे वाह जी, आपने तो बहुत टेस्टी बनाया है, ऐसे तो मेरी नानी बनाया करती थी। ये लीजिए आपके पैसे। इस तरह उनके गाजर का हलवा खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते सारा गाजर का हलवा खत्म हो जाता है। पहले दिन की कमाई देखकर सास बहू बहुत खुश होती हैं। तभी अनिल कहता है, अरे काफी समय बाद आप दोनों के चेहरे पर खुशी देखी है, क्या बात है। अरे अनिल जी, हमने घर की गाजर और बाहर से 4000 का सामान लगाया और पता है गाजर का हलवा बेचकर हमारी कितनी कमाई हुई है? पूरे 9000, यानी 5000 रुपए अलग से मुनाफा हो गया। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। देखा माँ, आज पापा के उगाए हुए गाजर कितने काम आए। वो हमारे लिए कितना काम आसान करके चले गए। अभी तो उन्होंने और कहीं गाजर रखी होगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोला। तू और बीज ले आना गाजर के। ठीक है माँ। अगले दिन भी सास बहू जल्दी उठकर गाजर का हलवा बना लेती हैं और बाजार में और नुक्कड़ पर जाकर गली गली जाकर गाजर का हलवा बेचने लगती हैं। उनके बने गाजर के हलवे की खुशबू से ही लोग आकर्षित होकर गाजर का हलवा खा रहे थे। अरे आंटी, आपका गाजर का हलवा तो कसम से बहुत लाजवाब है। और लोगे बेटा? हाँ आंटी जी, और दे दीजिए। और ये रहे दोनों के पैसे। इस तरह सास बहू अपने गाजर के हलवे के लिए मशहूर हो जाती हैं, जिसके बाद वो एक बड़ी दुकान लेकर गाजर का हलवा बनाती हैं और लोग उनके पास खुद चलकर आते थे। इसी बीच अनिल को नौकरी मिल जाती है। वो भी घर को बराबर संभालता है और सास बहू का गाजर का हलवा भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। अरे आंटी, आपकी तो बड़ी दुकान हो गई है। चलो अच्छा है, जब तक आपका रोज हलवा ना खाओ मेरी बेटी तो शांति नहीं होती। लाइए, आज भी 2 जगह पैक कर दीजिए। जरूर बेटा। दीदी, मुझे भी गाजर का हलवा दे दीजिए, एक्स्ट्रा खोया डालकर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। इस तरह उनका गाजर का हलवा मशहूर हो जाता है, जिसे वो हर साल सर्दी के 6 महीने गाजर का हलवा ही बेचा करते थे। साथ ही उन्हें शादी पार्टीज की कैटरिंग का ऑर्डर भी मिलता था। 3 गरीब और 2 अमीर बहू की डोली। पार्वती के 5 बेटे थे। वह नवा गांव में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद पार्वती ने कड़ी मेहनत करके अकेले ही अपने 5 बेटों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। उसने अपने 5 बेटों को बेहतर परवरिश दी थी। 20 बरस बीत चुके थे। बूढ़ी पार्वती अपने पति की तस्वीर के सोंझे खड़ी भरी आंखों से बात कर रही थी। देख रहे हो ना जी, तुमसे किया वादा मैंने पूरा किया। हमारे 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। अब बस उन्हें शादी के बंधन में बांधना बचा है। अगले दिन पार्वती अपने 5 बेटों की तस्वीर पंडित जी को दे देती है और पंडित जी उन्हें कुछ लड़कियों की तस्वीर और परिवारों की जानकारी देते हैं।
और पार्वती रमा के घर पहुंचती है। रामा का घर बहुत ही पुराने ढांचे का था, जो कब ढह जाए कोई खबर नहीं थी। मगर पार्वती की भली बहू की खोज थी, इसलिए वह बिना कुड़कुड़ाए खिली मुस्कान के साथ अंदर आती है। आइए आइए बहन जी, बिराजिए। आपकी ही बाट जो रहे थे। मुझे गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। भाई साहब, इंसानी पत्थरों के घर बार से नहीं बल्कि मन से अमीर होना चाहिए। मैंने बरसों गरीबी में जीवन काटा है, आज गरीबी है तो कल खुशियों के मंजर भी होंगे। पार्वती का भला आचरण देखकर गरीब रामा का मन खुशी से गदगद हो जाता है। तभी उसकी तीनों बेटियां रिपना, रेवा और जानवी हाथों में नाश्ता लिए हुए पुराना सा सूट पहने उसके सामने आती हैं। ये लीजिए बहन जी, मेरी तीनों बेटियां आपके सामने हैं। तीनों बहनें झटपट से पार्वती के पांव छूती हैं और सर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। पार्वती को रामा की तीनों बेटियों की सादगी पसंद आ जाती है। भाई साहब, आपकी तीनों बेटियों से बेहतर बहू मेरे लिए दूसरी हो ही नहीं सकती। आंखों में बसी शर्म, हया और सुलझा हुआ व्यवहार मेरे मन को भा गया है। आप बस ब्याह की तैयारी कीजिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। पार्वती अपने तीनों बेटों की शादी रामा की गरीब बेटियों से पक्की करके घर आती है, जहां उसके दोनों बेटे ऋषि और सुमित कहते हैं। सुमित, ऋषि, क्या बात है बेटा, तुम दोनों के चेहरे पर किस चिंता की लकीरें उभरी हुई हैं? माँ, मैं और ऋषि एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं। तो इसमें इतना झिझकने की क्या बात है? क्या नाम है उनका? रूही और रंजना माँ, वो दोनों बेहद रईस घराने से ताल्लुक रखती हैं। बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं उनके घर जाऊंगी और शादी की बात करूंगी। अगले ही दिन पार्वती अपने दोनों बेटों के साथ उनके घर पहुंच जाती है। उनका घर बेहद ही रिहायशी इलाके में था। पारिवारिक बातों से उनकी भी शादी पक्की हो जाती है और उनका पिता कहता है, ये आपकी खुशकिस्मती है पार्वती जी, जो शिव कपूर की बेटियों ने आपके बेटों से दिल लगी कर ली और आपको रईस बहुओं की सास बनने का गोल्डन बटन मिला है। शिव कपूर अपनी बेटियों को शादी इतने शानो शौकत से करेगा कि जहां देखेंगे उनकी डोलियां अखबारों में दर्ज हो जाएंगी। शिव कपूर बातों ही बातों में पार्वती को नीचा दिखाता है। बावजूद इसके पार्वती अपने बेटों की खुशी के लिए बेइज्जती के घूंट भी पी लेती है। समय बीतता है। जहां रंजना और रूही के घर में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, वहीं रामा के गरीब घर में चूल्हा जलने पर ही आफत छाया हुआ था। क्या बात है बाबूजी, आपके चेहरे पर ये किस दुख की दुविधा है? बस बेटी, तुम तीनों के ब्याह के खर्च के बारे में सोच रहा हूँ। साहूकार से लेके जमींदार तक सभी के आगे हाथ पसार कर देख लिया, मगर सभी ने हाथ खड़े कर लिए। अब कैसे उठेगी इस गरीब बाप के घर से बेटियों की डोली? ब्याह में इतने कम दिन बचे हैं और जेब में एक खोटा सिक्का भी नहीं। शायद रामा की जग हंसाई होकर रहेगी। ऐसा न कहिए बाबूजी, हम तीनों बहनें आपकी पगड़ी नहीं उछलने देंगी। अभी ब्याह में 15 दिन का पड़ाव बाकी है। अभी फसल कटाई का काम जोरों पर है। कल से हम खेत खलिहानों में बनिहारी करेंगी। जहां रईस बहन रंजना और रूही शादी के कई सप्ताह पहले से पार्लर में पैसे फूकती, वहीं गरीब बहनों के हाथ पांव माटी से सने हुए शादी के खातिर रामा और उसकी तीनों बेटियां पेट काट कर पैसे बटोर रही थीं। शादी के 2 दिन पहले जीविका अपना और अपनी बहनों का खरीदे हुए सस्ते कपड़े से लहंगा सिलती है और शादी का दिन दस्तक देता है। सारे पैसे तो खर्च हो गए, अब अपनी बेटियों के लिए कहां से लाऊं डोली? बाबूजी, हमें डोली की जरूरत नहीं। आप हरिया काका से उनका ठेला आज के दिन के लिए उधार मांग लीजिए। हम उस पर बैठकर विदा हो जाएंगी, जिसके बाद आप उसे ले आना। 5 बहुएं सज धज कर बैंक्वेट में आती हैं, जहां रखी रईस बहुओं की चांदी की डोली चकमक के जैसे चकाचौंध हो रही थी, जिनके बगल में तीनों गरीब बहू का ठेला, रिक्शा और तिपहिया रेड़ी खड़ी थी। वह देखकर रूही और रंजना ठहाके मारकर गरीब बहुओं की हंसी उड़ाती हैं। रंजना, वो देखो, इन गरीब गवार बहनों के बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी बेटियों की डोली में बिठाकर विदाई दे। अरे रूही, अच्छा है तीनों बहू भाजी तरकारी के जैसे ठेला, रिक्शा और रेड़ी पर लद कर ससुराल आएंगी। क्या हंसनुमा नजारा होगा वो। देखो, वही रही हम बहुओं की डोली चांदी की है। हमारे डैडी ने लाखों रुपए लगाकर वह डोली बनवाई है हमारे लिए। जेठानी जी, वो क्या है ना कि हम अपने गरीब बाबूजी के कंधों को कर्जों के बोझ तले दबाना नहीं चाहते थे। इंसान को उतना ही पांव पसारना चाहिए जितनी की चादर हो।
फिर सबकी किस्मत आप दोनों बहनों की तरह बलवान नहीं, आप अमीरी में पली बड़ी हैं। बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा लेक्चर। थोड़ी ही देर में पांचों अमीर गरीब बहनें 7 फेरों के संग पार्वती की बहू बन जाती हैं, जिसके बाद रामा अपनी बेटियों को ठेले, रिक्शे और रेड़ी पर बिठाकर ससुराल के लिए विदाई देता है। तो वहीं रईस बहू चांदी की चमकती डोली में बैठकर ससुराल के लिए निकल पड़ती हैं। तभी बहू के संग लौट रही बारात गरीब बहुओं की डोली को देखकर ठहाके मार कर हंस पड़ती है। जहां कहार अमीर बहुओं की डोली को लेकर चल रहे थे, तो वहीं रामा और उसके कुछ दोस्त गरीब बहुओं के वाहन को धक्का मारकर आगे बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद रईस बहुएं ससुराल आती हैं और बहुत देरी के बाद गरीब बहुएं ससुराल आती हैं। उन्हें देखकर रंजना तफरीबाजी करते हुए कहती है, शुक्र है कछुए की धीमी गति से ही सही हमारी तीनों गरीब देवरानी ने ससुराल की दहलीज पर दस्तक दे ही दिया। वैसे हमारी गरीब देवरानी की डोली देखकर आज तो बारातियों का खून बढ़ गया होगा। देखा नहीं था कैसे मुंह छिपाकर हंस रहे थे। वैसे इस 2 कौड़ी की डोली से बेहतर तो तुम तीनों पैदल पार पथ से यहाँ पहुंच जाती। अरे देखा नहीं कैसे आलती पालती मारकर बेचारी अपनी 2 कौड़ी की डोली में बैठी हुई थी। मुझे तो इन तीनों पर तरस आ रहा था। रईस बहुओं के मुंह से उड़ता हुआ मजाक देखकर तीनों लाचार बहू की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। बस जेठानी जी, बहुत हो गया। अब आप हमारे बाबूजी की बेइज्जती कर रही हैं। आप दोनों का जीवन रईसी में बीता है, मगर हमने होश संभालने के बाद से गरीबी देखी है। एक अनपढ़ शख्स क्या करेगा आप जानती हैं। गांव में हर साल गरीबों का घर ढह जाता है, उन्हें हर साल नए सिरे से शहर पनाह बनाना पड़ता है। और फिर बेरोजगारी की मार देखते ही देखते उनकी बेटियां कब ब्याह के लायक हो जाती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। अब आप बताइए, कहाँ से लाएगा एक गरीब बाप अपनी बेटी की विदाई के लिए लाखों की डोली। रहने दे बहू, ये बड़े बिजनेसमैन बाप की बेटियां हैं। रंजना और रूही बहू, एक बात याद रखना, शादी का बंधन डोली से नहीं पति और उसके परिवार से पूरा होता है। दुल्हन और डोली का सफर सिर्फ मायके से ससुराल की दहलीज तक बंधा होता है। सास बहू के सच्चे शब्द रईस बहू, रूही और रंजना की भटक खोल देते हैं और वह कहती हैं, माँ जी, रेवा रिपना हमें माफ कर दो। अपने रईसी का शो ऑफ करने की होड़ में हमने एक बेटी पिता के संघर्ष को समझा ही नहीं। उस दिन के बाद से रंजना और रूही अपने रईसी और डोली के उस वाकया को फिर कभी नहीं दोहराती हैं। गरीब सास बहू का लकड़ी का ट्रक। गुलमोहर गांव में गौरा और गायत्री नाम की गरीब लकड़हारिन सास बहू रहती थी। उनके घर का ढांचा बेहद ही फीका पुराना था, जिस पर छप्पर की छत चढ़ी हुई थी। दोनों मेहनती सास बहू मीलों पैदल चलकर जाड़े में जंगल जाती और लकड़ियां काट कर अपनी गठरी माथे पर लाद कर गाँव वापस लौटती। माँ जी उठिए, सूरज सर पर चढ़ आया है। लकड़ियाँ लाने जंगल नहीं चलना क्या? अरे बहू, क्या फायदा लकड़ियों का ढेर लाकर। तू तो सोंझे देख रही है कि अब हाट बाजार में लकड़ियाँ बेचने का धंधा मंदा हो चला है। माँ जी, आज के तकनीकी दौर में ऐसा होना लाजमी है। हमें छोड़कर गांव के घर घर में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों ने जगह बना ली है। इसीलिए अब लोगों को ईंधन काठी के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं है, और फिर लकड़ी के साथ सामान भी लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बचे। इस आधुनिक जमाने की विलासिता की वस्तुओं ने हम दुखियारिन सास बहू को दुविधाओं की गुत्थी में उलझा दिया है। ना सर पर सुहाग का साया है, ना खेती बाड़ी करने को 2 धुर धरती, ना हाथों में किसी दूजे काम का इल्म। घर के खत्ते खाली हैं। ऐसे में हाथ में एक खोटा सिक्का भी नहीं है। ये दुखद दुर्घटना से गौरा और गायत्री के पति का देहांत हो गया, जिसके बाद सास बहू ने लकड़ियां बेचकर गुजर बसर किया, मगर अब उनसे रोजगार का ये आस भी छिन गया था। धीरे धीरे लाचारी ने सास बहू के मठ को ऐसा घेरा कि वो दाने दाने को दुभर हो गई। उन्होंने काम के लिए बहुतेरों का किवाड़ खटखटाया, मगर हर ओर से निराशा ही हाथ आई। माँ जी, हर तरह से हाथ पांव मारकर देख लिया, बावजूद उसके कोई हम सास बहू को अपने खेत खलिहानों में बनिहारी का काम नहीं दे रहा है। लगता है बहू, ईश्वर ने हम सास बहू की माटी उठाने का मन बना लिया है। गायत्री की नजर चारों ओर खेतों में काम करते किसानों पर जाकर रुक जाती है। माँ जी, कैसा रहेगा अगर हम सास बहू लकड़ी का ट्रक बनाएं? क्योंकि हमारे गांव का एक बड़ा तबका किसानों से घिरा हुआ है
और बचा कुचा भाग भूस्वामियों से भरा है। बाहर से आने वाले ट्रक वाले फसलों को खेत से हाट बाजार तक ढोने के लिए किसानों से बड़ी कीमत लेते हैं। अगर हम सास बहू एक बार लकड़ी का ट्रक बना लेंगे तो हम गांव के भीतर रहकर ही अच्छा कमा सकती हैं। राय तो भली है, मगर बहू, लकड़ी का बना ट्रक भारी बोझ ढोने में टिक सकेगा? माँ जी, हम मजबूत लकड़ी से ट्रक का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। काफी देर राय सलाह करके सास बहू जंगल का रुख करती हैं और फेंटा बांधकर लकड़ियों की कटाई करने लगती हैं। माँ जी, अब आप थक गई होंगी, मैं लकड़ियाँ काटती हूँ। आप लकड़ियों की गठरी बांधिए, सूरज ढलने को है। सांझ की बेला बीतते ही चारों ओर अंधेरा घिरने लगता है। भूखी प्यासी सास बहू लकड़ी की गठरी माथे पर लादे गांव आती है। बहू, तू भी थक मांद गई होगी, सो जा, कल सवेरे से ट्रक बनाना शुरू करना है। गुजरते पहर के साथ गांव का अंधियारा बिहान में बदल जाता है। गरीब सास बहू ढांढस बांधकर लकड़ी के ट्रक का ढांचा तैयार करने लगते हैं। जहां गौरा लकड़ियां काटती, वहीं गायत्री ट्रक का आवरण तैयार करती। दिन बीतते गए और सास बहू बढ़ चढ़कर मेहनत करते गई। बहू, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये ट्रक हम गरीब सास बहू ने अपने हाथों से गढ़ा है। माँ जी, अब बस ट्रक के 4 चक्के काटने और लगाना रह गया है, फिर हमारा लकड़ी का ट्रक पूरे तौर से तैयार हो जाएगा। ये आखिरी काम हम कल करेंगे। अरे बहू, ये आखिरी अधूरा काम कल के भरोसे क्यों छोड़ना? क्यों ना आज ही पहिए तैयार करके इस ट्रक को पूरा कर दें, ताकि कल इसका शुभारंभ कर सके। फिर क्या था, गायत्री और गौरा लकड़ियों को कुम्हार के गोलनुमा चाक और आधारभूत के अनुसार काटकर उनमें लगाने के लिए लकड़ियों की पतली पगडंडी बनाकर एक ही आकार और मोटाई के पहिए बनाकर ट्रक को पूरा करती है। अगली सुबह पूरा गांव उनके लकड़ी के ट्रक को देखने के लिए उनके घर के आगे घिर आता है और खेतन कहता है, अरे क्या बात है गौरा भौजाई, दोनों सास पतोह का उम्दा ट्रक बनाई हो। ससुराई का ढांचा और पहिया के आगे तो लोहा पीतल भी फेल हो जाई। हाँ खेतन, ये ट्रक बनाने का ख्याल मेरी बहू की बड़ी बुद्धि का जीवता नतीजा है। अब तुम किसानों को बाहरी ट्रक वालों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस लकड़ी के ट्रक से हम सास बहू कम लागत में अनाज की बोरियों का बोझा ढो देंगी। अरे ये तो बहुत नीक बात है गौरा भौजाई, हम किसान भी कुछ जोड़ती बचा लिए। बस हम किसान की फसल पककर तैयार हो चली है, कल से कटाई शुरू हो जाएगी। आप बस खेत पर पहुंच जाना। हाँ जरूर काका। अगली भोर गौरा की बहू ट्रक में बैठकर खेतन की फसलों से लहलहाते खेत पर आ पहुंचती है। काका, अगर फसलों की कटाई हो गई हो तो पके हुए फसलों की पुलिया को मेरे ट्रक में लाद दो, क्योंकि आपकी फसल बाजार में पहुंचकर हरिया चाचा के खेत पर जाना है। उनके खेत में भी फसल की कटाई हो रही है। अरे बस बहुरिया आ गया। अरे खेतन भाई, अकेले कब तक ट्रक भरोगे? बहू, तू ट्रक के पिछले हिस्से में आ, उसे लादने का काम जल्दी हो जाएगा। जी माँ जी। खेतन सास बहू की मदद से फसल से ट्रक को भर देता है और कहता है, अरे हमके तो लागत रहे कि ज्यादा बोझ लादने से कहीं लकड़ी का ट्रक टूट जाएगा, मगर हमरे खेत का सारा फसल इमा समा गया और ट्रक टस से मस नहीं हुआ। काका बेफिक्र रहिए, हम सास बहू का लकड़ी का ट्रक बहुत मजबूत और टिकाऊ है। दोनों सास बहू ट्रक में सवार होकर बाजार आती हैं, जहां खड़ा खेतन झटपट से बोरियों का बोझा उतार कर उन्हें पैसे दे देता है। ई लो बहुरिया, अपने लकड़ी के ट्रक की लागत। देखिए माँ जी, हमारे लकड़ी के ट्रक की पहली कमाई पूरे 500 रुपए। पहली कमाई को देखकर गरीब सास बहू की पलकें भीग जाती हैं। उस दिन वो कई रोज बाद भर पेट खाना खाती है। देखते ही देखते पूरा गुलमोहर गांव सास बहू के लकड़ी के ट्रक से लोहा मान लेता है और उन्हीं के लकड़ी के ट्रक में अपने फसलों को लादते, जिसे लेकर सास बहू बाजार की ओर अग्रसर होती। धीरे धीरे सास बहू का जीवन पटरी पर आने लगता है। फिर एक रोज बाजार का बड़ा व्यापारी पप्पू उनके पास आता है। नमस्ते, मेरा नाम पप्पू है।
मैं इस बाजार का सबसे बड़ा सब्जी विक्रेता हूँ। दरअसल मुझे 1 माह के 300 दिन के लिए आपका ट्रक चाहिए, क्योंकि आपके इस लकड़ी के ट्रक में 1 टन भार उठाने की क्षमता है। बस आपको मेरे संग सवेरे को सब्जी मंडी चलना होगा और हर दिन के लिए आपको 1000 रुपए दूंगा। पप्पू के दिए प्रस्ताव से सास बहू को आमदनी का बड़ा स्रोत दिखाई पड़ता है और वो हामी भर देती हैं। अगले दिन से सास बहू भोर की किरण फूटते ही पप्पू को ट्रक में बिठाकर सब्जी मंडी आती हैं, जहां बैठे होलसेलर सब्जी वाले से लेकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पूरे मंडी में सास बहू के ट्रक की बनावट और मजबूती की बड़ाई होती है। ऐसे ही समय बीतता है। देखिए माँ जी, हमने अपने हाथों के हुनर से इस गरीबी को मात दे दी। अब हमारे मन में ये चिंता नहीं होगी कि हमारा घर कब ढह जाएगा, क्योंकि हमारा कच्चा घर अब पक्के तौर से पूरा हो गया है। हाँ बहू, अब हम सास बहू के जीवन में छाई हुई गरीबी की बदरा छट गई है, सिर्फ इस लकड़ी के ट्रक के साथ से। सो तो सच है गौरा बहन, तुम्हारे इस ट्रक से किसानों का जीवन आसान हो गया है। वरना बाहरी ट्रक वाले तो बेचारे इन गरीब किसानों की फसल के बोझ को बाजार तक ढोने के लिए गला काट कीमत मांगते थे। खैर, अब अपने लकड़ी के ट्रक में मेरे घर बार का सामान लदवाने में मदद करो। अरे ब्रिज बिहारी चाचा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बहू, अपना बाल परिवार लेकर शहर पलायन कर रहा हूँ। और वहाँ जो है काम जम गया है, तो इस बार हमेशा के लिए वहाँ जा रहा हूँ। इस तरह सास बहू का ट्रक न केवल किसानों की खातिर बल्कि सब्जी वालों से लेकर मुसाफिरों के मंजिल तक पहुँचने का मार्ग बन जाता है। गौरा और गायत्री ने घनघोर गरीबी देखने के बावजूद हियाव नहीं छोड़ा, बल्कि अपने हाथों के विशिष्ट कला से लकड़ी का ट्रक बनाकर अपने बल और बुद्धि से लोहा मनवाया, क्योंकि साथियों, संघर्ष ही सफलता की एकमात्र सीढ़ी है। खाना बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, पिछले 15 मिनट से टेबल पर बैठकर बाट जो रहे हैं। माँ जी, ये दोनों ना जानबूझकर देर सांझ बीतने के बाद खाना बनाना शुरू करती हैं। रेवती अपनी 2 बहू प्रोमिला और वाणी के साथ आराम से खाने की मेज पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरी ओर बेचारी 2 बहुएं धानी और शिवी रसोई घर के भीतर खाना बनाने में उलझी हुई थी। तभी हड़बड़ाहट में धानी का हाथ चूल्हे पर चढ़े गर्मागर्म तवे से जल जाता है और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। माँ! क्या हुआ जीजी? हे भगवान, आपका तो हाथ जल गया। अरे नासपीटियों, आज रसोई घर से निकलने का इरादा नहीं है क्या? शिवी, मेरी चिंता ना करो। चलो, अगर सासू माँ को समय से खाना न मिला तो वो बिन बात पर हम दोनों पर बिगड़ जाएंगी। धानी अपने जख्मों को नजरअंदाज करके खाने की परात लेकर मेज पर परोसते हुए कहती है, माफ करना माँ जी, वो तरकारी 3 तरह बनानी थी ना, इसीलिए जरा समय लग गया। अरे इसे तू जरा सा समय कहती है? पिछले 20 मिनट से बेचारी मेरी दोनों बहुएं भूख से बिलबिला रही है। देख, इनका फूल सा खिलता हुआ चेहरा कैसे बेजान और मुरझाया हुआ है। पहले मेरी दोनों बहू वाणी और प्रमिला को खाना परोस। सासू माँ, खाना मैं परोस देती हूँ। वो रसोई घर में रोटी बनाती वक्त जीजी का हाथ जल गया है। अरे शिवी, जरा सा तो जख्म है, खाना परोसने से क्या बिगड़ जाएगा? मैं और प्रोमिला भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों नहीं वाणी, ये लो खाओ। बात को बढ़ने से पहले धानी बात काट कर खाना परोसने लगती है। तभी खाने का एक कौर खाते ही प्रोमिला खाने में खामी निकालने लगती है। अथू! अरे रसोई घर में दोनों आंखें मूंद कर खाना पका रही थी क्या? सारी की सारी सब्जी में मिर्च भरी हुई है और नमक का तो नाम ही नहीं है। इतना स्पाइसी खाने से हम दोनों बहुओं की ब्यूटी को बिगड़ने के लिए तुमने ये जाल बिछाया है ना, ताकि हमारा हजारों का किराया मेकओवर मिट्टी में मिल जाए। प्रोमिला के मुंह से ऐसा सुनकर रेवती गुस्से से लाल पीली होकर कहती है, क्यों री मेरी बैरन बहू, कहा था ना मैंने कि खाने में खामी निकली तो तुम दोनों की खैर नहीं। माँ जी, हमने सब्जी में नमक डाला था, आप एक बार चख कर तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम झूठ बोल रही हैं? तुम दोनों गरीब को जरा सा ढील दे दो तो सर पर चढ़कर तांडव करने को हो जाती हो। अरे तुम दोनों की औकात तो ये झूठन मांजने की थी।
जाने क्या काला जादू टोना किया जो मेरे बेटे बिन बताए तुम्हें ब्याह ले आए। खुद की शक्ल सूरत नहीं है, इसीलिए मेरी अमीर बहुओं की सूरत बिगाड़ना चाहती हो। इस तरह रेवती रईस बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर अपनी गरीब बहुओं पर जुल्म ढाती रहती है। और फिर माँ जी, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। आपकी दोनों बहुएं रईस घरों से ताल्लुक रखती हैं। आज हम 5 स्टार में डिनर करने चलते हैं। अरे मेरी बहुओं, तुम दोनों का कहाँ मैं कैसे टाल सकती हूँ। प्रोमिला और वाणी की थाली का खाना खाकर खत्म करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद रेवती अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर से निकल जाती है और धानी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। हे ईश्वर, आखिरकार कब तक हम बहुओं का शरीर कोड़े का कौर बनता रहेगा। जीजी, अगर पहले ही दिन से हमने आवाज उठाई होती तो आज सासू माँ और जेठानी जी की ज्यादती इस कदर न होती। ऐसा कहते हुए दोनों बहू बीते दिनों में चली जाती हैं। रेवती के 4 बेटे थे, जिसमें से 2 की शादी बड़े ही रईस घराने में हुई थी। शादी के बाद रेवती वाणी और प्रोमिला की सास बनी। बस एक बार विपुल और प्रणव की शादी भी ऊंचे खानदान में हो जाए तो जीवन सफल। रेवती अपनी रईस बहू के आगे ये गाथा गा ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर प्रणव और विपुल अपनी पत्नी के साथ आते हैं। तुम दोनों बैठो, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही रेवती बेटों को बीवियों के संग देखकर दंग रह जाती है। तभी बिगड़े हुए माहौल को देखकर अमीर बहुएं बातों की बाण चलाने लगती हैं। ये लो माँ जी, विपुल और प्रणव ने तो आपकी सोच पर पानी फेर दिया। आपकी मन की मिठाई तो धरी की धरी रह गई। माँ, ये धानी है मेरी पत्नी। माँ, ये शिवी है मेरी पत्नी। माँ का आशीर्वाद लो शिवी। जैसे ही धानी और शिवी रेवती के पास आती हैं, गुस्सेल लहजे में वो बोलती है, दूर हट मेरे पास से। खबरदार जो मुझसे कोई नाता जोड़ने की कोशिश भी की तो। नहीं वे जी, आप दोनों अपनी पत्नियों को लेकर कमरे में जाइए। माँ जी इस वक्त गुस्से में है। कुछ देर बाद, माँ जी ऐसे गुस्से से बनती बात भी बिगड़ जाएगी। अब जो होना था हो चुका। माँ जी 1 या 2 दिन बाद देवर जी शहर चले जाएंगे, और वैसे भी इतने बड़े घर को साफ सुथरा रखने के लिए बाई की जरूरत पड़ेगी ना, तो इन बैरन बलाओं को बाई बनाकर रख लेते हैं। सही कह रही हो बहू तुम। 2 दिन बाद रेवती के दोनों बेटे शहर रवाना हो जाते हैं। और फिर ओह गरीब बाप की बेटियों, जल्दी से नीचे आओ। जी कहिए सासू माँ। तुम दोनों के पलंग तोड़ने की परंपरा खत्म हो गई है। कमल को देखकर कीच की तरह मेरे बेटों से ब्याह रचाकर तुम इस घर की बहू तो बन गई। अब देखो, मैंने भी तुम्हें बाई बनकर ना तुम्हारी जात न बदल दिखाई, तो मैं भी रेवती नहीं। अब जल्दी से कपड़ों का ढेर उठाओ और धोने बैठ जाओ। माँ जी, खिड़की दरवाजे के पर्दे भी मैले हो चले हैं, इन्हें भी बदल कर धुलवा देना। और एक जरूरी बात, वॉशिंग मशीन को तो हाथ भी मत लगाना। माँ जी, जिठानी जी खड़ी खड़ी हमें हिदायत दे रही है और आप बुत बनकर खड़ी देख रही हैं। जो तुम्हारी जेठानी कह रही है चुपचाप उसे मानो, समझी। इस घर में शानो शौकत का हर सामान मेरी रईस बहू दहेज में लेकर आई है, जबकि तुम दोनों छुच्छे हाथ आई हो। उस दिन के बाद से बेचारी गरीब बहुओं को सास के सताव के साथ साथ जेठानियों की ज्यादतियां भी सहनी पड़ती। रेवती का मन जीतने के लिए गरीब बहुएं उसका कहा कुछ भी नहीं टालती। उन्हें रोजाना सास के कहने पर वो जेठानी का झूठन ही खाने को मिलता। दोनों बहुएं फूट फूट कर रो ही रही थी कि अचानक उन दोनों के पति शहर से आ धमकते हैं। प्रणव, तुम आ गए? क्या बात है भाभी, शिवी रो क्यों रही है और आपका चेहरा इतना बेरंग क्यों है? प्रणव के पूछने पर धानी उसे सारी वारदात बताती है। तभी रेवती और अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर आ जाती है। खाना कितना मजेदार था ना। अरे विपुल, प्रणव, तुम दोनों कब आए? वाह माँ, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। हमारे पीठ पीछे आपने जो हम दोनों की पत्नियों के साथ किया है उसका कच्चा चिट्टा सामने खुल चुका है। आखिर तुम दोनों बैरन बलाओं ने अपनी जात दिखा ही दी। माँ जी, इसके सिवा आपने हमारे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। आपने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया। पहले दिन से हम आपकी नजरों में स्नेह खोजते रहे, मगर लाख कोशिश के बाद हम आपको बदल न सके। माँ, अमीरी गरीबी की दीवारों के बीच आपने कभी इनके मन और इनके गुणों को देखा नहीं। हम जा रहे हैं, आप अपनी शानो शौकत के साथ खुश रहना।
इस तरह रेवती को उसके किए की सजा मिल जाती है और आखिरकार शिवी और वाणी आज अपने पति के साथ सास के सताव और अमीर बहुओं की बंधुआई से बच निकलती है। अरे अरे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है घर के अंदर। कहाँ गए सब के सब? अरे माँ जी, कहाँ हो आप? ये देखो कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। शिल्पा की आवाज सुनते ही बेचारी ललिता खांसते हुए शिल्पा के पास आती है। हाँ बहू, क्या हुआ? क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? अरे जरा देखो कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है घर में। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देती? अरे बहू, ये सब तो नौकरानी के काम है, तू उससे करवा। बात ऐसी है, नौकरानी को दे दी है मैंने हमेशा के लिए छुट्टी। अब नौकरानी नहीं आएगी घर में काम करने, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि नौकरानी को बेवजह देते जाएं। तो बहू, घर का काम कैसे होगा? अरे आप हो, मैं हूँ, हम लोग मिलकर घर का काम कर लेंगे। कम से कम नौकरानी को देने वाले पैसे तो बचेंगे। एक काम करो, जाओ आप नाश्ता बना लो। ऐसा कहकर वो अपनी सास को नाश्ता देने के लिए ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद बेचारी ललिता चुपचाप जाकर नाश्ता बनाने लगती है। ललिता की अब उम्र हो चुकी थी तो उससे काम नहीं हो पाता था, जिसके चलते उसे बहुत खांसी आती थी और उसकी सांस भी फूलने लगती थी। हे भगवान, अगर मैं ऐसे ही गैस चूल्हे पर चढ़ी रही तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। तभी शिल्पा वहां आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे अरे, क्या हुआ? अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया? अरे बहू, बना रही हूँ, जरा देख तो सही मेरी हालत क्या हो गई है। हाँ हाँ, दिख तो रहा है मुझे, क्योंकि ड्रामा करने वाले लोग तो अलग ही दिख जाते हैं। अरे बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? भला मैं क्यों ड्रामा करूंगी? देखो अब और कोई चारा नहीं है, नौकरानी तो मैंने निकाल दी है, अब घर के काम तो करने ही होंगे। ऐसा कहकर शिल्पा फिर से वहां से चली जाती है। बेचारी ललिता को ना चाहते हुए भी घर के सभी काम करने पड़ते हैं। शिल्पा को ललिता की बढ़ती हुई उम्र पर भी थोड़ा सा तरस नहीं आता, जिसके बाद दिन भर काम करने के बाद बेचारी ललिता अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बहुत तेज ठंड हो रही है, आज अपनी रजाई निकाल लेती हूँ। ललिता जैसे ही अपनी रजाई निकालती है, उसकी रजाई चूहों ने कुतर दी होती है, जिसके चलते उसमें कई सारे छेद हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अब क्या करूं? अब मैं ये रजाई कैसे ओढ़ूंगी? वो बेचारी शिल्पा के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मेरी रजाई चूहों ने कुतर दी है, चारों तरफ उसके छेद हो गए हैं, मेरे लिए एक रजाई मंगवा दे। क्या कहा? एक रजाई मंगवा दूं? अरे बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है क्या? बहू, तू ऐसे क्यों कह रही है? अब इतनी सर्दी में मैं फटी हुई रजाई कैसे ओढ़ूंगी? ओढ़नी तो आपको पड़ेगी, क्योंकि कुछ साल तो आपके रह ही गए हैं इस धरती पर, और इस वजह से हम आपके लिए नई रजाई लेकर कोई फायदा नहीं है। देखो, इतने फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास, समझी? आप जाओ और जाकर उसी रजाई में सो जाओ। बेचारी ललिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बेचारी चुपचाप अपने कमरे में जाती है और रजाई उठाती है और उसे सिलने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो अपनी रजाई को सिलती है और उसे रात को ओढ़ती है, लेकिन फटी हुई रजाई की वजह से रात को ठंडी ठंडी हवा उसकी रजाई में घुसने लगती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। हाय 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 भगवान, मेरी तो हड्डियां चटक रही हैं, इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। बेचारी ललिता अपनी बहू के पास दवाई लेने के लिए जाती है। अरे बहू, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, कल रात ठंडी ठंडी हवा मेरी रजाई में घुस गई थी। एक काम कर, मुझे थोड़ी सी दवाई ला कर दे दे, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ये सुनते ही शिल्पा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अरे आपने समझ क्या रखा है? कभी आपको नई रजाई चाहिए तो कभी आपको दवाइयाँ चाहिए। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपका बेटा इतना भी नहीं कमाता कि आपके इतने सारे शौक पूरे कर दिए जाएं। बहू, ये कैसी बातें कर रही है? भला मैं कौन से शौक पूरे करवा रही हूँ? तुझसे जो मेरी जरूरत की चीजें हैं वही तो बोलती हूँ। तुम तो जानती हो माँ जी, इस घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है, घर की सारी भाग दौड़ मुझे ही देखनी पड़ती है। मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी? आपका बेटा तो निकम्मा है, सही से कमाता भी नहीं है। बहू, जितना वो कमाता है वह सभी तो तुझे ला कर दे देता है। हाँ तो क्या करूँ? उन पैसों को ऐसे ही बर्बाद करूँ? आगे को मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए मैं कुछ नहीं करूंगी क्या? शिल्पा अपनी सास को बहुत ज्यादा ताने देती है, जिसके बाद बेचारी ललिता अपने कमरे में चली जाती है। वो अपनी बहू के डर के मारे कभी अपने बेटे को सारी बातें नहीं बताया करती थी। एक दिन ललिता का बेटा विवेक शिल्पा से कहता है, अरे शिल्पा,
सर्दियां आ गई हैं, हमारा गीजर भी खराब हो गया है। आज मैं किसी गीजर वाले को घर पर भेज दूंगा, वो गीजर लगाकर चला जाएगा, ठीक है? हे भगवान, अगर इन्होंने किसी गीजर वाले को भेजा तो वो औने के पौने भाव बताएगा। इससे अच्छा है कि मैं उनसे पैसे लेकर खुद ही ले आऊं। अजी आप क्यों परेशान होते हो? आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मैं खुद जाकर अच्छा वाला गीजर लेकर आ जाऊंगी। विवेक अपनी पत्नी शिल्पा को पैसे दे देता है, जिसके बाद शिल्पा उन पैसों में से आधे पैसे बचाकर सस्ता सा गीजर ले आती है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। आधे पैसे बच भी गए और आधे पैसों में गीजर भी लग गया। गीजर लगने के बाद घर के सभी काम आसानी से होने लगते हैं। एक दिन शिल्पा खुशी खुशी गीजर के गर्म पानी में नहाने के लिए जाती है। अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, एक काम करती हूँ, गरम गरम पानी में नहा कर आती हूँ, बहुत मजा आएगा। शिल्पा नहाने के लिए जाती है, लेकिन नहाते नहाते अचानक से गीजर फूक जाता है, जिसके चलते शिल्पा को एक बहुत बड़ा तगड़ा करंट लगता है और वो चिल्लाकर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी विवेक और ललिता उसे किसी तरह वहां से निकालते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। गीजर की वजह से शिल्पा को बहुत सी चोट लग जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें अच्छा वाला गीजर मंगाने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही कंजूसी के चलते आधे पैसे बचा लिए थे और आधे पैसों में सस्ता गीजर लाकर लगवा दिया था। आज तुम्हारी कंजूसी के चलते तुम्हारी मौत होने से बची है। अरे कुछ तो ख्याल रखो, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती। आप सही कहते हो, कंजूसी करना सही नहीं होता। अब से मैं इतनी कंजूसी कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से शिल्पा को सबक मिल जाता है और वो अपनी सास के साथ भी अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देती है, जिसके चलते वो कंजूसी करना हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।